Hello everyone. So this is a small topic on the constitutional bodies. तो एसएससी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने हैं। आपने सिर्फ कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं जिन आर्टिकल्स से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनती है। तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के थ्रू बनी हो या किसी आर्टिकल के थ्रू बनी हो या मेंशन हो। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस और इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं जो यहाँ पे आपको मैंने नोट्स बना के दिए हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है, यही बहुत ही सफिशेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपने देखे तो ये 6-7 आर्टिकल्स आपने याद रखने, 76, 148, 61 इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने उन आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको स्पेशली DSSRB एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, बट एसएससी लेवल में थोड़ा हो सकता है कभी कभार जाएं, बट इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। तो 76 आर्टिकल बात करता है अबाउट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या हुआ? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। तो इंडिया में आपको एक सेंट्रल लेवल दिखेगा, एक स्टेट लेवल पे। तो जो रोल अटॉर्नी जनरल का होता है एट द सेंट्रल लेवल, वहीं रोल एडवोकेट जनरल का होता है एट स्टेट लेवल। तो ये जो एडवोकेट जनरल है और अटॉर्नी जनरल है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और ये किस आर्टिकल में है? अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल 161। ये आर्टिकल याद रखना है। और ये याद रखना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अगर आपको सेंटर के इंडिया की बात करें या सेंटर की बात करें तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन हुआ? अटॉर्नी जनरल। अगर वही चीज़ अगर स्टेट लेवल पे पूछी जाए तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ये एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल से है या कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इलाही ऐप में मैंने ऐड करे हैं, हर एक इन मतलब दोनों डायरेक्शंस में। तो उन क्वेश्चंस को आप इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करना है एक बार, तो उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आर्टिकल 148 बात करते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम होता है कि जो स्टेट और सेंटर के अकाउंट्स हैं उनको देखना। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो काफ़ी है कि CAG क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल के अंडर? 148 के अंडर। उसके बाद हम इलेक्शंस पे आएंगे। इलेक्शंस की जब हम बात करें तो इलेक्शंस पे आपको दो बॉडी याद रखनी है, एक तो स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। तो जो SEC मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, स्टेट लेवल पे जो होगा तो वो अगर हम सेंटर की बात करें तो उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। और उसी चीज़ को अगर स्टेट में देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये पॉइंट। अब जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल है 324। और उसी को यहाँ पे अगर इन दोनों आर्टिकल्स को आप देखोगे तो 243, 3 को अगर हम आगे लाएंगे तो वो क्या बनेगा? 324। या इस 3 को हम पीछे ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा? 243। तो इस तरह से आप इलेक्शंस के रिलेटेड दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो याद रख सकते हो। फिर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका रोल होता है जो लोकल लेवल पे हमारे जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की जो इलेक्शंस होती हैं उन्हें कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे लोकसभा, जैसे कि पार्लियामेंट में हम लोकसभा इलेक्शंस होते हैं या राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं, उनको कंडक्ट करेगा। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। SLA मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLC मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनका इलेक्शन भी यही करता है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी इलेक्शंस कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इसी तरह फिर हम इकोनॉमी में देखेंगे। इकोनॉमी में हम दो बॉडीज़ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक टैक्सेशन के डिपार्टमेंट से, एक फाइनेंस के। तो टैक्सेशन में हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा GST लगा है, इसमें इतना GST लगता है, उसमें इतना GST वगैरह वगैरह। तो रिसेंटली इंडिया में 101 अमेंडमेंट ये पूछा जा सकता है कि GST को किस अमेंडमेंट ने लाया था? तो ये कौन सा है? 101 अमेंडमेंट 2016। इसने इंडिया में क्या लाया था? GST लाया था। और इस एक्ट ने क्या किया? एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम है GST काउंसिल। तो GST काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ किस ब्रैकेट में जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे टैक्सेशन में कुछ चीज़ों को 5% टैक्स लगता है, कुछ को 10% लगता है, कुछ को 30% लगता है। ओके, अब इसमें से देखना है कौन सी चीज़ किस रेंज में आती है, वो सारा कौन डिसाइड करेगा? GST काउंसिल। इन शॉर्ट बस यही याद रखना है कि GST के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेता है वो कौन लेता है? ये बॉडी लेती है, GST काउंसिल। और इसमें एक याद रखने पॉइंट, तो इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। इस बॉडी का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा शायद नहीं पूछेंगे। उसके बाद
जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है उसमें दूसरा आता है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने में आसान रहेगी। 279, उसके बाद क्या आता है 280। तो 279 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है 280। तो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है 279 और 280 इकोनॉमिक रिलेटेड है, और ये जीएसटी काउंसिल और ये फाइनेंस कमीशन। तो आपने इतना याद रखना है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, जीएसटी काउंसिल 279 आर्टिकल 279A। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस। डिवीजन ऑफ टैक्सेस मतलब क्या हुआ, देखो इंडिया में ज़्यादा टैक्सेस कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, और स्टेट्स गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्सेशन पावर नहीं है। तो एंड में क्या होगा कि सेंटर के पास जितना टैक्स कलेक्शन होगा, अब उसका कितना परसेंट, सेंटर के पास जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसका कितना परसेंट स्टेट्स को जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। तो हर साल ये एक, हर 5 साल या हर 2 साल के बाद ये एक रिकमेंडेशन देगा कि जो भाई सेंटर को आप इतना परसेंट टैक्स स्टेट्स को दे दो। मान के चलो सेंटर ने 1 करोड़ टैक्स में कमाया और फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 40% आपने स्टेट्स को देना है, तो फिर सेंटर को 40% स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। इसका मेन काम क्या है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस। फिर आता है रिक्रूटमेंट रिलेटेड। जैसे कि हम एसएससी की बात करते हैं, वो एक स्टैट्यूटरी, वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे हम देखते हैं यूपीएससी, और स्टेट लेवल पे क्या देखते हैं हम, स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इनका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं कह सकते हैं, इसको हम आर्टिकल 315 अगर याद रखो बहुत है। बाकी इस पे कभी डायरेक्ट आर्टिकल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे यूँ आ सकता है कि यूपीएससी इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पीएससी मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन एक आती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, ये एक अलग बॉडी होती है जो पार्लियामेंट बनाता है, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। एसबी मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये याद रखना। तो जॉइंट पब्लिक कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। बस इतना याद रखो बहुत है। उसके बाद माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड, जैसे कि माइनॉरिटीज़ में क्या होते हैं, वुमेन माइनॉरिटी है या वीकर सेक्शन हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ या वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में इसको लिख देता हूँ। अब जो वुमेन्स हैं वो क्या है, वीकर सेक्शन में आते हैं। माइनॉरिटीज़, वुमेन्स, जो बच्चे हैं वीकर सेक्शन में, जो डिसेबल्स हैं वो भी वीकर सेक्शन में आते हैं। तो इस तरह से कुछ बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ बॉडीज स्टैट्यूटरी हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर एससी, एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर एससी मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 238। इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग बॉडी है, आर्टिकल 238A में। ए मीन्स क्या हुआ, ये अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो जब भी आप किसी आर्टिकल के बाद ए बी सी कुछ भी देखोगे, उसका मतलब हुआ कि वो आर्टिकल बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। तो यहाँ पे 238A मतलब कि किसी अमेंडमेंट से ऐड किया होगा, तो वो किस अमेंडमेंट ने ऐड किया था, 89 अमेंडमेंट। का कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यहाँ से कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी कौन सा आर्टिकल है, या फिर उसको किस अमेंडमेंट ने डाला था, या 238 आर्टिकल को किस अमेंडमेंट ने लाया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी बन सकता है। तो आपने इन पॉइंट्स को बस याद रखना है। फिर इस तरह नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक हुआ एससी, एक हुआ एसटी, एक होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसका होता है आर्टिकल 238। सॉरी ये 2 नहीं है, ये 3 हो, ये याद रखना, थोड़ी गलती हो गई, ये 3 है तीनों, 338A, 338B और 338C। यहाँ से टाइपो हुआ था मेरे से, तो यहाँ पे मैंने उसको प्रॉपरली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़ा इसको ध्यान में रखना है कि ये 338 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेम नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी 102 अमेंडमेंट 2018। इसी तरह एक ऑफिसर आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 350B। किस अमेंडमेंट ने डाला, 7th अमेंडमेंट ने उसको ऐड किया था। इसी तरह कुछ बॉडीज़ होती हैं माइनॉरिटीज़ को रिलेटेड, जो क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस उनको किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो वो क्या क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर डिसेबल्स। तो इनके लिए ये 4 बॉडीज़ क्या हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, और ये 3-4 बॉडीज़ क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो आपने इतना याद रखना है, और ये सारे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे इन आर्टिकल्स को भी दिया है, और ये नोट्स का फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सारे याद नहीं रखने हैं, बस जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊँगा, तो इतने याद रखो
मोर देन सफिशेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।